नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी आरपीसी की बेसिक से लेके डिटेल से चर्चा करेंगे। जिसमें आपका डेस्क्रिप्टिव रूप में बात करें तो डेस्क्रिप्टिव क्लासें आपकी 2 से 3 क्लासें लगभग रहेगी। और उसके बाद में जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करेंगे। यानी पिछले 10-12 वर्षों में चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो और अन्य भर्ती परीक्षा एजेंसी है, उनके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन एमसीक्यूज के रूप में करेंगे। और पहले डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, यानी पॉलिटी का जो आपका सिलेबस है, चाहे कौन सी भी भर्ती परीक्षा हो, उसको डिटेल से इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं, यानी आरपीएससी की इतिहास के बारे में देखेंगे पहले। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में आप सभी जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। और पहले आरपीएससी के इतिहास के बारे में देखें तो आरपीएससी का इतिहास क्या है। तो वर्ष 1923 में, कब, 1923 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कौन सा कमीशन था? ली कमीशन। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1923 में एक ली कमीशन का गठन किया गया था। कौन सा कमीशन कमीशन था? ली कमीशन। तो ली कमीशन की रिकमेंडेशन या अभिशंसा के आधार पर भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी। क्या की गई थी? यानी एक तरीके से यूपीएससी की स्थापना की सिफारिश ब्रिटिश सरकार द्वारा 1923 में एक लीग कमीशन का गठन किया गया था, उसकी अनुशंसा पर यूपीएससी की स्थापना की गई थी। किंतु प्रांतों में उस समय लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु कोई प्रावधान नहीं था, अतः प्रांतीय सरकारें अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग नियुक्तियां करने एवं राज्य सेवा में कार्मिकों की भर्ती संबंधी नियम बनाने हेतु स्वतंत्र थी। पहले इतिहास देख लेते हैं। इसके बाद में फिर राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल, जब राजस्थान राज्य का गठन किया गया था उस समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र, ये महत्वपूर्ण है, यानी कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगामी जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो राजस्थान के राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांतों में, कौन से, यानी 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत कौन कौन से थे? एक आपका जोधपुर था और एक जयपुर था और इसके अलावा आपका बीकानेर था। यानी 22 में से सिर्फ 3 प्रांतों में ही राज्य लोक सेवा आयोग कार्यरत थे और बाकी में नहीं थे, ठीक है। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर में जो राजस्थान, जिस जिस तरीके से राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उस समय जो भर्ती परीक्षाएं यानी जो कार्मिकों की भर्ती की जाती थी, उस समय लोक सेवा आयोग 3 प्रांतों में कार्यरत थे। अब तो जोधपुर में इसकी स्थापना 1937 में की गई थी, जयपुर में 1940 में की गई थी और बीकानेर में 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो आज़ादी के पश्चात 1947 में निर्धारित किया गया कि रियासतों के अलग अलग लोक सेवा आयोगों को रद्द कर संपूर्ण राजस्थान के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद में जो 3 लोक सेवा आयोग राजस्थान में कार्यरत थे, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में, तो उनको अलग अलग ना करके एक ही एक तरीके से उनको रद्द कर एक संपूर्ण राजस्थान के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किए जाने हेतु प्रस्ताव पास किया गया था। तो 1949 में, ये महत्वपूर्ण है, कब, 1949 में तत्कालीन राज प्रमुख कौन थे उस समय? अब इसमें से कई क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं एग्जाम के लिए कि 1949 में जब आरपीसी का गठन किया गया था तो उस समय राज प्रमुख कौन थे। हालांकि इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह द्वितीय। कौन थे? यानी 1949 में तत्कालीन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन हेतु। अब इसमें 3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, कौन कौन से होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें बता रखा है कि राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी किसकी, आरपीएससी के गठन हेतु 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया गया था। कब किया गया था? यानी एक, इस 3 तरीके क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो होगा 16 अगस्त 1949 को, कब, यानी 16 अगस्त 1949 को आरपीसी के गठन हेतु तत्कालीन राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था। कब किया गया था? 16 अगस्त 1949 को। फिर नेक्स्ट उसके बारे में बात करें तो उक्त अध्यादेश को राजस्थान के राजपत्र में, यानी जो गजट नोटिफिकेशन होता है उसमें उसका प्रकाशन दिनांक 20 अगस्त 1949 को, कब किया गया था? 20 अगस्त 1949 को प्रकाशन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 की अधिसूचना जारी की गई थी, ठीक है। यानी अध्यादेश तो 16 अगस्त 1949 को जारी किया गया था और जो गजट नोटिफिकेशन होता है उसमें जो सूचना जारी प्रकाशन करना था वो 20 अगस्त 1949 को किया गया था। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत
22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यह महत्वपूर्ण है। यानी अब बात करें तो आरपीसी का गठन कब किया गया था, तो 22 दिसंबर 1949 को आरपीसी का गठन किया गया था। और जो राज प्रमुख थे स्वामी मान सिंह द्वितीय, उनके द्वारा अध्यादेश 16 अगस्त 1949 को जारी किया गया था। और अध्यादेश का प्रकाशन राजस्थान के गजट नोटिफिकेशन में 20 अगस्त 1949 को किया गया था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट बात करें तो आरपीसी की स्थापना के समय मुख्यालय जयपुर रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है। यानी जब आरपीसी की स्थापना की गई थी, जैसे 22 दिसंबर 1949 को आरपीसी की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था, उस समय जो इसका हेडक्वार्टर था, यानी आरपीसी उस समय जयपुर में कार्यरत थी। कहाँ पे थी? जयपुर में थी। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में देखें तो अध्यादेश जारी किया गया 16 अगस्त को और राजपत्र प्रकाशन 20 अगस्त को हुआ था। और आरपीसी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। और इन्होंने जो कार्य आरंभ किया था, यानी 22 दिसंबर 1949 को सेम डे ही कार्य आरंभ कर दिया था। कब कर दिया था? 22 दिसंबर 1949 को। नेक्स्ट है भारत के संविधान, यानी भारतीय संविधान के भाग 14 कौन सा है? और जो भारत का संविधान है उसके भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेके, ये महत्वपूर्ण है, और जो आर्टिकल 315 से लेके 323 तक कौन से है? यानी 315 से लेके 323 के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग और आरपीसी के गठन, नियुक्ति, कार्य व शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यह महत्वपूर्ण है। यानी भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के अंतर्गत आरपीसी के गठन, उसकी नियुक्ति, कार्य और उसकी पावर्स का उल्लेख इस आर्टिकल्स में किया गया है। तत्कालीन राज प्रमुख व राज्यपाल द्वारा समय समय पर आयोग के कार्य संचालन हेतु निम्न नियम या विनियमन जारी किए गए थे। यानी तत्कालीन राज प्रमुख व राज्यपाल द्वारा समय समय पर आरपीसी की जो कार्य प्रणाली है उसके संचालन हेतु समय समय पर नियम और रेगुलेशन जारी किए गए थे। कौन कौन से नियम है उनके बारे में बात करें तो एक तो है आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951, कौन सा है? यानी सेवा की शर्तें नियम 1951 है। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 है। राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं विनियमन 1963 यानी 1963 है। और इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियमन एवं प्रक्रिया का सत्यापन अध्यादेश 1975 और अधिनियम 1976 बनाया गया है। और इसमें नोट दे रखा है कि अनुच्छेद संख्या कौन सा है? अनुच्छेद संख्या 16 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 16 है, 234 है। और इसके अलावा 315 से लेकर 323 तक विशेष रूप से लोक सेवा आयोगों के कार्य एवं अधिकार क्षेत्र के संबंध में है। यानी ये कौन कौन से आर्टिकल है आपको ध्यान रखना है। एक तो 16 है, 234 है, वो 315 से लेकर 323 तक जो भारतीय संविधान के आर्टिकल दे रखे हैं उनमें लोक सेवा आयोग के कार्य एवं अधिकार क्षेत्र के बारे में बता रखा है। यानी बेसिक पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट है, यानी जब राजस्थान लोक सेवा आयोग को गठन किया गया था 22 दिसंबर 1949 को, तो इसका मुख्यालय पहले जयपुर में था। लेकिन कौन सी कमेटी है उसकी सिफारिश पर इसका मुख्यालय अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था। कब कर दिया गया था वो देखते हैं। तो सत्यनारायण राव समिति कौन सी है? एक कमेटी का नाम है सत्य, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर कब किया गया था इसको अजमेर में ट्रांसफर? ये तारीख डेट आपको याद रखनी है 21 अगस्त 1958 को। कब? 21 अगस्त 1958 को 21 अगस्त 1958 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर ट्रांसफर किया गया था। तथा 21 अक्टूबर 2000 को, कब? 21 अक्टूबर 2000 को आरपीसी को नवीन भवन घूघरा घाटी अजमेर में ट्रांसफर किया गया था। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि जब आरपीसी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई थी उस समय इसका मुख्यालय जयपुर में था। लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 21 अगस्त 1958 को। और उसके बाद में 21 अक्टूबर 2000 को जो अभी वर्तमान में आरपीसी का भवन है वो नया बिल्डिंग 21 अक्टूबर 2002 से कार्यरत है। यानी इससे पहले अजमेर में ही आरपीसी थी 1958 से लेकर 2000 तक। तब इसका जो कार्यालय था अजमेर में अन्य जगह पर था। लेकिन अभी जो जयपुर रोड है घूघरा घाटी है वहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय है। कहाँ पे है? अजमेर में। 21 अक्टूबर 2000 को आरपीसी को नवीन भवन घूघरा घाटी में ट्रांसफर कर दिया गया है जो अभी वहां से संचालन किया जाता है। और ये महत्वपूर्ण है, आरपीसी एक संवैधानिक संस्था है। अब इसमें बात करेंगे कि संवैधानिक संस्था क्या होती है और इसके अलावा संवैधानिक निकाय क्या होता है या संस्था क्या होती है। आरपीसी एक संवैधानिक संस्था है जिसका प्रावधान मूल संविधान, यानी ये मिसप्रिंट है, तो 26 जनवरी 1950 को, यानी जो आपका मूल संविधान भारत का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था में रखा गया है। यानी आरपीसी एक संवैधानिक संस्था है और जिसका प्रावधान मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था उसमें रखा गया है। यह राजस्थान में सलाहकारी संस्था के रूप में भूमिका निभाती है। यानी जो आरपीसी है वो राजस्थान में सरकार के लिए एक तरीके से एडवाइजरी
बॉडी होती है, ठीक है। अब वो सरकार का निर्णय है कि आरपीसी की जो सलाह, आरपीसी द्वारा जो सलाह दी जाती है वो सरकार उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार हो सकता है उसको एडवाइस को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। इस कारण से ये सलाहकारी संस्था के रूप में कार्यरत है। अब इसमें एक बात की थी पहले कि संवैधानिक और इसके अलावा सांविधिक क्या होता है, इसमें जो आपके कंफ्यूजन हो दूर हो जाएंगे। देखो संवैधानिक का मतलब होता है कि जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय जब मूल संविधान में अगर कोई चीजें पहले शामिल कर ली गई थी, जैसे आरपीसी का गठन, जो संविधान लागू हुआ था उस समय आरपीसी का के बारे में जो आर्टिकल दे रखी है 315 से लेकर 323 तक बता रखा है। तो संविधान लागू होने से पूर्व या संविधान के अंतर्गत जो किसी भी संस्था की रूपरेखा तैयार कर ली जाती है वो एक तरह से संवैधानिक संस्था कहलाती है। और जो संवैधानिक संस्था के बारे में बात करें, संवैधानिक संस्था वह होती है जो किसी भी राज्य की विधानसभा या भारत की संसद द्वारा जो कानून बनाकर उनका निर्माण किया जाता है, यानी संविधान लागू होने के बाद में, यानी किसी भी राज्य की विधानसभा या भारत की संसद द्वारा जो कानून बनाकर कोई भी रेगुलेशन या नियम या कोई भी निकाय या संस्था का गठन किया जाता है तो उसको संविधिक कहा जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आरपीसी के स्ट्रक्चर, पहले तो बेसिक के बारे में बात कर चुके हैं, अब आरपीसी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि आरपीसी की वर्तमान संरचना क्या है और पहले क्या थी, और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं और कौन कौन है उसके बारे में बात करेंगे। और जो जब आरपीसी का गठन किया गया था उस समय अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे और बाद में उनकी वृद्धि कब कब या किन किन वर्षों में की गई थी उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आरपीसी की संरचना के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो स्थापना के समय जब इसकी स्थापना की गई थी, अब इसकी स्थापना कब की गई थी, 22 दिसंबर 1949 को। तो स्थापना के समय इसमें एक अध्यक्ष था, कौन था, अध्यक्ष तो अभी भी वर्तमान में एक है, लेकिन सदस्यों की संख्या में समय समय पर वृद्धि की जाती रही है। तो उस समय जो आरपीसी का गठन हुआ था उसमें एक अध्यक्ष था और साथ में 2 सदस्य थे, कौन थे, यानी 3 थे टोटल, एक अध्यक्ष सहित, यानी एक तो अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। और प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आरपीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आरपीसी का जो प्रथम अध्यक्ष था वो थे सर एस के घोष। कौन थे, सर एस के घोष। आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। और प्रथम 2 सदस्य कौन कौन थे, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम अध्यक्ष तो आरपीसी का एस के घोष थे और इसके अलावा जो प्रथम 2 सदस्य थे वो थे श्री देवीशंकर तिवारी। एक तो कौन था, श्री देवीशंकर तिवारी था, और इसके अलावा श्री एन.आर. चंदोरकर था। कौन था, श्री एन.आर. चंदोरकर। आरपीसी के जब आरपीसी का गठन किया गया था उस समय ये सदस्य थे। और इसके अलावा फिर बात करें इसमें संशोधन कब, अभी आपका जुलाई 2025 में संशोधन किया गया था, उससे पहले संशोधन कब किया गया था, तो 27 जून 2011 को, कब, गहलोत सरकार द्वारा 27 जून 2011 को आरपीसी की संरचना में बदलाव कर एक अध्यक्ष था, अध्यक्ष आपका एक ही रहेगा, एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य किया गया था, कुल उस समय 8 थे। लेकिन जुलाई 2025 के बाद में आरपीसी की जो वर्तमान संरचना एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा 17 जुलाई 2025 को जब, यानी 14 जुलाई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि आरपीसी की जो वर्तमान व्यवस्था है या जो सदस्यों की संख्या है उसमें वृद्धि की जाएगी। यानी पहले 7 सदस्य थे, उस एक अध्यक्ष था, उसको बढ़ाकर 10 सदस्य कर दिया गया है। तो 10 सदस्यों सहित आरपीसी में एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं, टोटल 11 होते हैं, ठीक है। तो 17 जुलाई 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्तें, यानी ये कि इनका नियम होता है, तो इसमें सेवा शर्तें विनियमन 1974 1974 विनियम संख्या 3 में संशोधन के तहत संरचना में बदलाव करते हुए 3 सदस्यों की बढ़ोतरी की गई थी। कितने की गई थी, 3 सदस्यों की बढ़ोतरी की गई थी। जैसे कि आप सभी को पता है जो अभी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान सरकार की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, तो वर्तमान में जो संरचना के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक अध्यक्ष है और कितने हैं, 10 सदस्य हैं, ठीक है। अब उसमें यह भी बात करेंगे वर्तमान में कौन कौन से कौन तो अध्यक्ष है, हालांकि इसके बारे में आपको पता है लेकिन बात करेंगे कौन अध्यक्ष है और कौन कौन सदस्य हैं और वर्तमान में कितने रिक्त पद चल रहे हैं। नेक्स्ट है आरपीसी की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी कब और किस प्रकार से हुई थी वो देखते हैं। तो यानी ये टेबल बना रखी है, तो टेबल के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब संरचना के बारे में बात करें तो और ईयर्स के बारे में बात करेंगे, तो जब इसका गठन हुआ था 1949 में 22 दिसंबर 1949 को, उस समय
1+2 का मतलब है, यानी 1 का मतलब एक अध्यक्ष हो जाएगा और 2 का मतलब है यहाँ पे सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। यानी उसमें गठन के समय 2 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। फिर बाद में 1962 में फिर इस सदस्य संख्या में वृद्धि की गई थी, तो 2 से बढ़ाकर 3 सदस्य कर दिया गया था, यानी एक सदस्य की वृद्धि की गई थी, 1+3 हो गया था। 1965 में फिर वृद्धि कर दी गई थी एक सदस्य की, तो 1+4 हो गया था। फिर 1985 में 1985 में फिर वृद्धि की गई थी एक सदस्य की, तो 1+5 हो गया था। फिर जो लेटेस्ट 1985 के बाद में जो वृद्धि की गई थी, यानी लगभग 26 साल के बाद में 2 सदस्यों की वृद्धि की गई थी, यानी 1+7 हो गया था, ठीक है। और जो लेटेस्ट अभी वृद्धि की गई है वो 1+10 है, यानी एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। और ये जो डीओपी का जो ऑर्डर जारी किया गया था, राज्य मंत्रिमंडल 14 जुलाई 2025 की जो मंत्रिमंडल बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था, और डीओपी द्वारा 17 जुलाई 2025 को ऑर्डर जारी किया गया था कि आरपीसी की जो वर्तमान संरचना में जो सदस्यों की संख्या होगी वो 10 होगी, अध्यक्ष सहित, सॉरी, अध्यक्ष सहित 11 होगी, यानी 10 तो आपके सदस्य रहेंगे और एक अध्यक्ष रहेगा, तो टोटल आपकी 11 हो जाएगी। अब आरपीसी के वर्तमान परिदृश्य के बारे में बात करेंगे, आरपीसी में वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, और कितने सदस्य भी वर्तमान में कार्यरत है, कौन सदस्य निलंबित है, और किस सदस्य ने अभी त्यागपत्र दिया है, किस कारण से दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आरपीसी के वर्तमान देखें, परिदृश्य के बारे में देखें, तो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है आरपीसी के, श्री उत्कल रंजन साहू है। कौन है? यानी यूआर साहू है, जो अभी राजस्थान सरकार के पहले डीजीपी थे। कौन थे? डीजीपी थे। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी यानी पूर्व डीजीपी उत्कल रंजन साहू को आरपीसी का जून 2025 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वर्तमान सदस्य के बारे में बात करें तो यह महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान सदस्य के बारे में बात करें तो डॉक्टर संगीता आर्य है। कौन है? यानी मैंने ये पहले टाइप कर लिया था, इसमें रिजाइन प्रोसेसिंग है तो ये गलत है। यानी इनका रिजाइन 6 जनवरी 2026 को कार्मिक विभाग द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। कब कर लिया गया था? 6 जनवरी 2026 को। तो अभी वर्तमान में डॉक्टर संगीता आर्य आरपीसी की सदस्य नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर संगीता आर्य नहीं है क्योंकि इन्होंने नवंबर 2025 में अपना रिजाइन दे दिया था, लेकिन सरकार ने 6 जनवरी 2026 को स्वीकार किया है। तो 6 जनवरी 2026 से डॉक्टर संगीता आर्य आरपीसी की सदस्य नहीं है, तो ये नहीं होगी। और कैलाश चंद मीणा अभी वर्तमान में आरपीसी के सदस्य हैं, और जब कैलाश चंद मीणा की नियुक्ति की गई थी उसमें सदस्य के रूप में की गई थी, तथा इनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी इनकी नियुक्ति की गई थी। जैसे ही यूआर साहू की नियुक्ति की जाती है तो कैलाश चंद मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष से हटा दिए जाते हैं। और जो भी लेटेस्ट कार्यरत है लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह राठौड़ है, इनकी नियुक्ति अक्टूबर 2023 में की गई थी गहलोत शासन द्वारा। और प्रोफेसर अयूब खान है और इनकी नियुक्ति भी अक्टूबर 23 में की गई थी। और हेमंत प्रियदर्शी सेवानिवृत्त आईपीएस है अभी वर्तमान में। और इसके अलावा आपका डॉक्टर अशोक कुमार कलवार है, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू है, यानी इनकी नियुक्ति अभी लेटेस्ट सितंबर 2025 में की गई है। और इसके अलावा आपका श्री बाबूलाल कटारा है जो निलंबित चल रहा है, यानी जो पेपर लीक प्रकरण में इनको राज्यपाल द्वारा इनको निलंबित कर रखा है और इनका प्रकरण अभी विचाराधीन है। इसमें बता रखा है नोट में कि वर्तमान में 2 सदस्यों के पद रिक्त हैं, वहीं एक सदस्य निलंबित चल रहा है। तो वर्तमान में 3 सदस्यों के, यानी संगीता आर्य ने अपना रिजाइन दे दिया है, यानी उनका रिजाइन स्वीकार हो चुका है। तो वर्तमान में 3 सदस्यों के पद रिक्त है और वहीं एक सदस्य निलंबित चल रहे हैं। निलंबित कौन चल रहा है आपका? बाबूलाल कटारा, ठीक है। और आरपीसी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, यह महत्वपूर्ण है। यानी आरपीसी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियमन 1974 यानी 1974 के अंतर्गत की जाती है। किसके अंतर्गत की जाती है? सेवा की शर्तें विनियमन 1974 के अंतर्गत की जाती है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आरपीसी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि किस नियम के तहत की जाती है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियमन 1974 के अंतर्गत की जाती है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आर्टिकल 318। कौन सा है? अनुच्छेद 318 के अंतर्गत अनुच्छेद 318 के अंतर्गत निर्मित विनियमन के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं वर्तमान संगठनात्मक ढांचा के बारे में बात करें आरपीसी के, यानी आरपीसी का जो वर्तमान संगठनात्मक ढांचा है, यानी आरपीसी के पार्ट कौन कौन से हैं, आरपीसी सेक्रेटरी क्या होता है, आरपीसी में कितने अनुभाग है, उनका मुखिया कौन होता है, उनके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखें तो एक तो अध्यक्ष होता है, यानी अध्यक्ष होता है जो सर्व सर्वा होता है आरपीसी का, क्या होता है? यानी अध्यक्ष फुल कमीशन होता है, यानी सर्व सर्वा अध्यक्ष होता है। और इसके अलावा जो 10 सदस्य होते हैं वो भी अध्यक्ष की सहायता के लिए सर्व सर्वा होते हैं। और यानी एक तरीके से ये निर्णय लेने वाली कमेटी होती है, क्या होती है? यानी डिसीजन मेकिंग कमीशन होता है एक तरीके से। अध्यक्ष और सदस्य
जो भी निर्णय लिए जाते हैं इनके अध्यक्ष और सदस्यों के माध्यम से लिए जाते हैं। और इसके अलावा एक नया पद सृजित किया गया था गहलोत सरकार द्वारा 2023 में। कब किया गया था? 2023 में। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे आपका आरपीसी का मोस्टली जो रिजल्ट जारी किया जाता है यानी भर्ती परीक्षाओं का, उसमें जो साइन होते हैं, नीचे सिग्नेचर होते हैं, वो सेक्रेटरी के होते हैं। बट यदा कदा अगर सेक्रेटरी अनुपस्थित रहता है तो मुख्य परीक्षा नियंत्रक के सिग्नेचर आते हैं। और अभी वर्तमान में जो मुख्य परीक्षा नियंत्रक है वो आशुतोष गुप्ता है। कौन है? आशुतोष गुप्ता है। तो मुख्य परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति 2023 में नया पद सृजित किया गया था और अभी वर्तमान में आरपीसी में मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता है। वो 2023 में पद सृजित किया गया था। और एक सेक्रेटरी होता है आरपीसी में। कौन होता है? सचिव होता है, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, सीनियर अधिकारी होता है। और अभी वर्तमान में बात करें तो सेक्रेटरी कौन है? तो श्री रामनिवास मेहता है। कौन है? आरपीसी के वर्तमान सचिव है रामनिवास मेहता है। और इनकी नियुक्ति सितंबर 2023 के आसपास की गई थी। और जो सचिव होता है आरपीसी का, वो समस्त प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों का निष्पादन करता है। यानी समस्त जो प्रशासनिक आरपीसी के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है उनका कार्य सचिव के माध्यम से किए जाते हैं। और उसके नीचे होता है, सेक्रेटरी के नीचे होता है जॉइंट सेक्रेटरी होता है, वो आरएस लेवल का अधिकारी होता है। और उसके नीचे उप सचिव होता है। ठीक है, यानी ये एक तरीके से कार्यकारिणी निकाय होती है। ये हो गया आरपीसी की संरचना। अब इसके अलावा एक आरपीसी में सेक्रेटरी होता है, उसी बिल्डिंग में होता है, अलग से कुछ नहीं होता है। तो आरपीसी सचिवालय के बारे में बात करें तो आरपीसी सचिवालय के मुख्य कौन कौन से कार्य हैं और आरपीसी सचिवालय के कौन कौन से अनुभाग है। ठीक है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के समस्त कार्यों यथा प्रशासनिक, यानी आरपीसी में कौन कौन से कार्य होते हैं? तो प्रशासनिक कार्य होते हैं जिसका कंट्रोल सचिव सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। और प्रशासनिक कार्य है, भर्ती है, परीक्षा संबंधी कार्य संचालन व अन्य कार्यों के संपादन हेतु एक सचिवालय कार्यरत है जिसका मुखिया सेक्रेटरी होता है। कौन होता है? सचिवालय का मुखिया कौन होता है? सचिव होता है, जो वर्तमान में रामनिवास मेहता जी है, जिसके सहायतार्थ अन्य कर्मचारी गण भी कार्यरत रहते हैं। ठीक है, अभी आयोग के सचिवालय के अनुभाग देखें कौन कौन से इसके अनुभाग है। तो एक अनुभाग होता है परीक्षा अनुभाग होता है। कौन सा होता है? यानी ये महत्वपूर्ण अनुभाग होता है, परीक्षा अनुभाग होता है। इसके अलावा भर्ती अनुभाग होता है, एक प्रशासनिक अनुभाग होता है। और इसके अलावा एक लीगल अनुभाग होता है, यानी विधिक अनुभाग होता है, जो भी विधिक की कार्रवाई होती है, जो भी विधिक एडवाइस लेनी होती है, जो विधिक अनुभाग से ली जाती है। एक होता है आपका शोध एवं विकास अनुभाग, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुभाग होता है। और लास्ट में एक होता है आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यानी अकाउंट्स अनुभाग होता है, जो आरपीसी में जितने भी खर्चे होते हैं उनका लेखा जोखा रिकॉर्ड करने हेतु लेखा अनुभाग की स्थापना की गई है। तो 6 अनुभाग है अभी वर्तमान में। कितने हैं? 6 अनुभाग आरपीसी में कार्यरत है। नेक्स्ट बात करें, संवैधानिक प्रावधान है भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बारे में बात करेंगे। यानी इसके जो संवैधानिक प्रावधान है अकॉर्डिंग आर्टिकल 315, फर्स्ट बात करेंगे 315 से लेकर 323 तक जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है उनमें लोक सेवा आयोग के बारे में बता रखा है। यानी चाहे वो लोक सेवा आयोग किसी भी राज्य की हो, जरूरी नहीं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग हो तो उसमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में बता रखा है। 315 अनुच्छेद में क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग का गठन बता रखा है। यानी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। उसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रस्ताव अपनी अपनी विधानसभाओं से पारित करवाकर संसद को भिजवाया जाता है। अब इसमें बता रखा है कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसा कोई इंडिया में कोई स्टेट नहीं है जिसकी कंबाइंड यानी जेपीएससी हो, यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग हो। यानी वर्ष 1966 में पंजाब और जो आपका हरियाणा है वहाँ पर लगभग कुछ दिनों के लिए जेपीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जेपीसी की स्थापना करने हेतु क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या प्रावधान होते हैं वो देखते हैं। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रस्ताव अपनी अपनी विधानसभाओं से पारित करवाकर, यानी जैसे मान के चलो कोई भी स्टेट हो अगर वो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करवाना चाहता है तो अपनी अपनी विधानसभाओं से पारित करवाकर संसद को भिजवाया जाता है। ठीक है, यानी प्रस्ताव पारित कर संसद को भिजवाया जाता है। और तथा संसद द्वारा इस आशय से प्रस्ताव पारित कर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है। अतः जेपीसी एक संवैधानिक आयोग ना होकर, अब यह महत्वपूर्ण है, यानी जेपीसी एक संवैधानिक आयोग ना होकर संवैधानिक आयोग है, क्योंकि संविधान के द्वारा जेपीसी का गठन नहीं किया गया है। तो ये राज्य विधानमंडल और भारत की संसद द्वारा किया गया है, तो इस कारण से संवैधानिक आयोग है क्योंकि संसद की विधि द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है, राज्यों के राज्यपाल के अनुरोध व राष्ट्रपति के निर्देश पर संघ लोक सेवा आयोग यानी क्या है, यानी जो संबंधित राज्यों के राज्यपाल के अनुरोध व राष्ट्रपति के डायरेक्शन पर संघ लोक सेवा आयोग यूपीसी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का निर्वहन भी किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है। अगर जो जैसे अगर
किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आरपीसी का कंट्रोल ढंग से प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, तो राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर और संबंधित राज्य की राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर तथा राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों के अनुसार यूपीएससी किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का संचालन या कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ये बता रखा है कि 1966 में, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है कि 1966 में यानी 1966 में हरियाणा व पंजाब के लिए कुछ समय के लिए जेपीसी का गठन किया गया था। यानी एकमात्र भारत में बात करें, अगर एग्जाम क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से स्टेट है जहां पर भारत में एकमात्र जेपीसी का गठन किया गया था, तो भारत में एकमात्र जेपीसी का गठन पंजाब और हरियाणा में किया गया था। और कब किया गया था? 1966 में यानी 1966 में कुछ समय के लिए किया गया था। एकमात्र पंजाब और हरियाणा ऐसे स्टेट है जहां पर जेपीसी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, यह महत्वपूर्ण है कि आरपीसी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। सरकार द्वारा कैसे की जाती है वो देखते हैं। तो नियुक्ति है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? हालांकि इनकी जो घोषणा है वो घोषणा सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, वो राज्यपाल के आदेश के द्वारा किया जाता है। तो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा आदेश जारी किया जाता है, तभी इनकी नियुक्ति की जाती है। और इनकी योग्यता के बारे में बात करें, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अभी तो आर्टिकल 316 में बता रखा है, किसमें बता रखा है? अनुच्छेद 316 में बता रखा है। तो आयोग के कम से कम, यानी ये महत्वपूर्ण है, हालांकि परंपरा है, आयोग के कम से कम यानी आयोग के कम से कम आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव रखते हैं। कितने वर्षों का? न्यूनतम 10 वर्षों का इनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा आयोग के शेष आधे सदस्य यानी शेष आधे सदस्यों की योग्यता के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं है। ठीक है, यानी आधे सदस्यों में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि ये सरकारी सेवा में भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, ऐसा नहीं बता रखा आधे सदस्यों के बारे में। तो इसमें जो परंपरा रही है वो मोस्टली आधे सदस्य शिक्षाविद होने चाहिए या समाज सेवक होने चाहिए, राजनीतिक के पॉलिटिशियन होने चाहिए, इसके अलावा एडवोकेट होने चाहिए, पत्रकार हो सकते हैं, ये परंपरा रही है। ठीक है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, आदि सदस्यों के बारे में ये बता रखा है। और अध्यक्ष है तो अलग से कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। महत्वपूर्ण है कि अध्यक्ष के लिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अध्यक्ष के लिए आरपीसी में सदस्य बनने के लिए क्या, आरपीसी का अध्यक्ष बनने के लिए सदस्यों से क्या अलग से योग्यता हासिल होनी चाहिए या होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सदस्यों की योग्यता होती है वही अध्यक्ष की योग्यता होती है। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा है कि आयोग के वरिष्ठ अध्यक्ष को सदस्य बनाए जाने की परंपरा रही है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आयोग के वरिष्ठ सदस्यों को ही अध्यक्ष बनाए जाए, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो आयोग के वरिष्ठ सदस्य को ही अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा सामान्यतः रही है। नेक्स्ट है, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से की जाती है, यानी जो एक्टिंग चेयरमैन होता है, ये महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी, जैसे मान के चलो अभी वर्तमान में यूआर साहू राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, कारणवश ये अपना इस्तीफा दे देते हैं या हट जाते हैं, जो भी वट एवर रीजन हो, तो अगर सरकार पूर्ण अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाती है, ठीक है, तो उनमें से जो अभी वर्तमान में सदस्य कार्यरत है उनमें से ही कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अलग से किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, यानी कार्यवाहक अध्यक्ष हेतु जो वर्तमान में सदस्य कार्यरत है उनमें से नियुक्ति की जाती है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से की जाती है। यानी 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, इसके बारे में, यानी 15वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। 15वां संविधान 1963 के अंतर्गत कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से की जाती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 316 के बारे में बात करते हैं। इनके कार्यकाल के बारे में बात करें, यानी पीरियड के बारे में बात करें कि इनकी नियुक्ति कितने वर्ष या कब तक के लिए होती है। तो सामान्यतः इसके बारे में आप सभी को पता होगा, 662, यानी इनकी नियुक्ति मैक्स टू मैक्स 6 वर्ष के लिए की जा सकती है अपनी नियुक्ति की तिथि से, यानी जैसे ये अपने ज्वाइन करते हैं तो उस दिनांक से 6 वर्ष या 62 वर्ष, यानी 6 वर्ष इनका पीरियड रहेगा मैक्स टू मैक्स। अगर ये 62 वर्ष के हो जाते हैं 6 वर्ष से पहले, तो ये पहले इनको सेवानिवृत्त होना होगा। जो भी स्थिति है, यानी 6 या 62 वर्ष जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल होता है। तो पद ग्रहण की तिथि से 6 या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल होता है। और नोट दे रखा है कि मूल संविधान में आयु, यानी जो मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उसमें जो लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल दे रखा था उस समय आयु 60 वर्ष थी। कब थी? यानी उस समय 60 वर्ष थी अध्यक्ष और सदस्यों की। लेकिन 41वें संविधान संशोधन कब हुआ था? यानी 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर इनको 62 वर्ष कर दिया गया था। अब इसमें यह महत्वपूर्ण है कि 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कब किया गया था? तो ये किया गया था, यानी 41वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है।
वो त्यागपत्र के बारे में बात करें तो अगर ये रिजाइन देना चाहते हैं तो रिजाइन किसको देंगे, तो अध्यक्ष व सदस्य अगर रिजाइन देना चाहते हैं, जो भी कोई भी उनका कारण हो, क्यों देना चाहते हैं वो उनका कारण है, अगर वो रिजाइन देना चाहते हैं, त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो अध्यक्ष व सदस्य यानी दोनों व्यक्ति, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, वो राज्यपाल को संबोधित करके संबोधित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर निष्कासन के बारे में बात करें यानी इनको निलंबित के बारे में बात करें तो इनको निलंबित कौन कर सकता है, तो अध्यक्ष और सदस्यों को, किसको, अध्यक्ष तथा सदस्यों को अनुच्छेद 317 यानी आर्टिकल 317 में उपबंधित रीति प्रक्रिया से हटाया जाएगा। यानी इसका क्या तात्पर्य है, निष्कासन अगर इनका किया जाता है यानी अध्यक्ष व सदस्य को निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। किसको होता है, यानी संबंधित राज्य के राज्यपाल को होता है। अगर वो व्यक्ति अगर उसको हटाना है, किसको, सदस्य अध्यक्ष को हटाना है, तो उसके लिए काफ़ी कड़ी प्रोसेस होती है, काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। राज्यपाल उसको निलंबित करेगा, उसके बाद में जो प्रोसेस है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में चलेगी। अगर वहाँ पर वो संबंधित अध्यक्ष व सदस्य दुराचार का दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जा सकता है। यानी इतनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है तभी इनको हटाया जा सकता है, या निलंबित तो इनको राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उसी पद पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण है। यानी आयोग का कोई भी अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, अपनी पदावधि की समाप्ति पर, जैसे वो 6 या 62 वर्ष का हो जाता है, तो उसी पद पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करें निष्कासन व निलंबन प्रक्रिया को देखें तो निष्कासन व निलंबन प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है। यानी निष्कासन का मतलब होता है टर्मिनेट और निलंबन का मतलब होता है सस्पेंडेड। यानी ये तो सस्पेंड तो राज्यपाल करता है, निलंबन करता है राष्ट्रपति। यानी सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति इनको निलंबित कर सकता है। आर्टिकल 317 में बता रखा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। यानी राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 में, किसमें, आर्टिकल 145 में बता रखा है, तो आर्टिकल 145 में निहित प्रक्रिया के तहत की गई जांच के पश्चात अध्यक्ष और सदस्यों का निष्कासन किया जा सकता है, यानी इनको टर्मिनेट किया जा सकता है। प्रोसेस बता रखी है आर्टिकल 145 में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के दौरान राज्यपाल द्वारा सदस्य एवं अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय की जांच के दौरान यानी ड्यूरिंग, यानी सर्वोच्च न्यायालय की जब जांच चल रही हो तो उस समय राज्यपाल को अधिकार होता है, यानी कोई भी सदस्य के ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो उसको सदस्य व अध्यक्ष को राज्यपाल द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। और निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों को बिना किसी जांच के राष्ट्रपति द्वारा सीधे राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। कौन कौन से बिंदु है, यानी अध्यक्ष व सदस्यों को बिना किसी जांच के, कौन कौन से बिंदु है जिनमें बिना किसी जांच के राष्ट्रपति को पावर होता है, राष्ट्रपति इनको सीधे हटा सकता है। कौन सा है, एक तो अगर वो दिवालिया घोषित हो जाता है तो राष्ट्रपति इनको सीधे हटा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा लाभ का पद धारण करता हो, यानी किसी भी राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, वहां पर अगर वो लाभ का पद धारण करता हो तो उनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा शारीरिक या मानसिक रूप से अगर वो असक्षम है तो उनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के साथ किसी भी प्रकार के अनुबंध समझौते में शामिल होता है या उसे कोई वित्तीय लाभ प्राप्त होता है तो उसे अनुच्छेद 317 क्लोज 1 के तहत कदाचार या दुर्व्यवहार का दोषी माना जाएगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उससे उसके पद से हटाए जाने का प्रावधान है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेवा सदस्य व कर्मचारीगण सेवा शर्तों का निर्धारण आर्टिकल 318 में है। किसमें है, यानी जो आपका यानी लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बारे में बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेवा सदस्य व कर्मचारीगण सेवा शर्तों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है वो बता रखा है आर्टिकल 318 में। किसमें बता रखा है, आर्टिकल 318 में सेवा शर्तों के निर्धारण के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आरपीसी की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, यानी आरपीसी की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कौन सा नियम है, यानी कौन सा विनियमन है, आरपीसी सेवा शर्तें विनियमन 1974। कौन सा है, 1974 आरपीसी सेवा शर्तें विनियमन 1974 के तहत किया जाता है। जैसे आयोग के सदस्यों व आयोग के कर्मचारियों की संख्या का व सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट नोट दे रखा है इसमें,
आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पश्चात उनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है। यानी आयोग के सदस्यों के जैसे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, अगर उनकी नियुक्ति के पश्चात में किसी भी प्रकार से उनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, यानी इसका कहने का तात्पर्य है, यानी उनको जो भी अलाउंसेज भत्ते दिए जाते हैं उनमें कटौती नहीं की जाएगी, उनको जो सैलरी दी जाती है उनमें कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी अलाभकारी परिवर्तन इनमें नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर अन्य पद धारण करने का प्रतिषेध आर्टिकल 319 में दे रखा है। किसमें दे रखा है? आर्टिकल 319 में। अब इसमें कौन से प्रतिशत है वो देखते हैं। यानी यूपीएससी के अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते हैं। इसमें क्या बता रखा है कि यानी जो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग है के अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी जो जैसे आरपीसी के बारे में बात करें तो आरपीसी के जो अध्यक्ष है और यूपीएससी का अध्यक्ष है वो सदस्य है, तो अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। यह महत्वपूर्ण है। क्या है? यानी आरपीसी का अध्यक्ष और इसके अलावा यूपीएससी का अध्यक्ष प्लस सदस्य, यानी आरपीसी का अध्यक्ष प्लस यूपीएससी का अध्यक्ष प्लस यूपीएससी का सदस्य अन्य किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है तो वहां पर उदाहरण तौर पे बात कर रहे हैं, तो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। यह महत्वपूर्ण है। कौन अध्यक्ष बन सकता है किसी अन्य लोक सेवा आयोग का? तो यानी किसी भी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। और इसके अलावा यूपीएससी के सदस्य हैं, कौन है? यूपीएससी के मेंबर हैं, यूपीएससी का अध्यक्ष है, यानी यूपीएससी के सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकते हैं। यानी यूपीएससी के सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकते हैं तथा अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के रहने पर अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है दोनों। फिर बात करें चौथा नंबर का पॉइंट इसमें, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, यानी जो राज्य लोक, जैसे आरपीसी के बारे में बात करें, आरपीसी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आरपीसी के जो सदस्य हैं यानी मेंबर है वो यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य पद पर, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य पद पर तथा अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। यानी आरपीसी के जो सदस्य है वो यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य पद पर तथा अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, अगर वो 662 के क्राइटेरिया से पहले रहते हैं, अगर इनकी एज हो जाती है तो इनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, अगर 662 से कम है तो इनकी नियुक्ति की जा सकती है। और आरपीसी के वर्क चार्ट के बारे में बात करें, यानी आरपीसी के कार्य, यानी आरपीसी के कार्य आर्टिकल 320 में बता रखा है, यानी आरपीसी के कौन कौन से कार्य हैं। तो आरपीसी वर्क चार्ट के बारे में बात करें तो आर्टिकल 320 में बता रखा है। किसमें बता रखा है? आर्टिकल 320 में आरपीसी के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो आरपीसी के कौन कौन से कार्य हैं वो देखते हैं, महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। तो राज्य की सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यही है। यानी लोगों को यही पता है कि जो आरपीसी का मुख्य कार्य है वो राज्य लोक सेवा, यानी राज्य लोक सेवकों की भर्ती की जाती है, परिणाम जारी किया जाता है, यही कार्य होता है। तो आप थोड़ी आपके जो कन्फ्यूजन है वो अभी दूर करेंगे। इसके अलावा आरपीसी के कई कार्य होते हैं। भर्ती परीक्षा में तो साक्षात्कारों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार से विभिन्न मामलों में सलाह परामर्श प्रदान किया जाता है, यानी राज्य सरकार द्वारा यानी कार्मिक विभाग द्वारा या अन्य डिपार्टमेंट द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई सलाह मांगी जाती है, एडवाइस मांगी जाती है, किसी नियमों में संशोधन करना हो, आरएसआर नियमों में संशोधन करना हो या डीओपी के नियमों में किसी प्रकार का संशोधन करना हो, तो सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करती है। लेकिन जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो सलाह दी गई है, जो बताया गया है, उसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सलाह को माने या नहीं माने। तो राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह परामर्श प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा भर्ती पद्धति संबंधी मामलों में नियुक्ति के सिद्धांतों के संबंध में सलाह दी जाती है, यानी किस प्रकार से भर्ती पद्धति अपनाई जाए, नियुक्ति के सिद्धांतों के बारे में सलाह दी जाती है। सरकार उसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक सेवा का अन्य सेवा में अंतरण किस प्रकार से किया जाएगा, लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में, इसके अलावा कार्मिकों के पेंशन संबंधी मामलों में सलाह दी जाती है, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति या मुआवजे संबंधी मामले में दी जाती है। इसके अलावा आयोग के कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान राज्य की संचयन निधि से व्यय के संबंध में सलाह दी जाती है। ये मुख्य मुख्य आरपीसी के कार्य होते हैं। और अन्य कार्यों के बारे में बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण है। अन्य कार्य कौन कौन से हैं? यानी विभागीय पदोन्नति समितियों का आयोजन करवाना, डीपीसी, डिपार्टमेंट प्रमोशन काउंसिल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आरपीसी जैसे किसी कर्मचारी की भर्ती कर लेती है तो भर्ती करने के बाद में उसका पीछा नहीं छूटता है। उसके अलावा जैसे ही आप लोग भर्ती होते हैं तो आरपीसी
आपका जो प्रमोशन होता है डीपीसी होती है उसमें भी एक आरपीसी का चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो कोई भी उस डीपीसी में उनका उपस्थित होना जरूरी है, तभी डीपीसी कंप्लीट हो पाती है। तो डीपीसी का कार्य भी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। यानी गजेटेड अधिकारियों का जो प्रमोशन होता है उसमें आरपीसी के मेंबर की आवश्यकता होती है, चाहे वो चेयरमैन हो या आपका सामान्यतः मेंबर भी। उसमें जो मीटिंग आयोजित की जाती है जहीं भी जहाँ डीपीसी का स्थान है वहाँ पर इनको जाना होता है। तो राजस्थान सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के प्रमोशन की मीटिंग में आरपीसी में आयोजित की जाती है। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि प्रमोशन की मीटिंग आरपीसी में आयोजित की जाती है, वो जरूरी नहीं कि आरपीसी में आयोजित की जाए, इसके अलावा अन्य कहीं भी जगह होती है वहाँ पर भी, जयपुर में भी, सेक्रेटरीट में भी, या अन्य कोई डायरेक्टेड होता है वहाँ पर भी मीटिंग का आयोजन किया जा सकता है। और डीपीसी की अध्यक्षता आरपीसी के किसी भी सदस्य द्वारा की जा सकती है। यानी जो डीपीसी की होती है वो आरपीसी के किसी भी सदस्य द्वारा या अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है। वो डिपेंड करता है उनके मध्य कोऑर्डिनेशन कहता है, कोऑर्डिनेशन या जो उनको वर्क चार्ट दे रखा है या वर्क अलॉटमेंट कर रखा है मेंबर को अध्यक्ष द्वारा, उसके हिसाब से कौन से डिपार्टमेंट के डीपीसी में कौन अध्यक्ष जाएगा, सॉरी कौन मेंबर जाएगा, किसी भी सदस्य द्वारा डीपीसी की अध्यक्षता की जा सकती है। वो वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में बात करें तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपा जाता है ये महत्वपूर्ण है। तो वार्षिक प्रतिवेदन आरपीसी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है। किसके द्वारा सौंपा जाता है, यानी आरपीसी द्वारा जो वार्षिक प्रतिवेदन है राज्यपाल को सौंपा जाता है, और यूपीसी द्वारा जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन दिया जाता है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। राजस्थान विधानसभा द्वारा दिए गए अन्य कार्यों का संपादन आयोग द्वारा किया जाता है। अगर यानी जो राजस्थान सरकार की जो विधानसभा है उसके द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई कार्य अलॉट किया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग को तो उसका संपादन आरपीसी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा आयोग के सचिवालय के प्रशासन का संचालन किया जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों का निस्तारण किया जाता है। नोट देर गए इसमें आरपीसी द्वारा प्रदान की गई सलाह को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। ऐसे मामले जिनमें सरकार आरपीसी से सलाह नहीं लेती है, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें सरकार आरपीसी से सलाह नहीं लेती है, यानी ये मुख्य काम सरकार का होता है, आरपीसी का नहीं होता है। अब इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आरपीसी के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, आरपीसी के मुख्य कार्य कौन कौन से नहीं है, तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ऐसे मामले जिनमें सरकार आरपीसी से सलाह नहीं लेती है, यानी ये आरपीसी का कार्य नहीं है, केवल सरकार का है। यानी पदों का वर्गीकरण, जैसे आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें जो पदों का वर्गीकरण है वो संबंधित डिपार्टमेंट या डीओपी के रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। आरपीसी का उसमें कोई काम नहीं होता है। यानी आरपीसी को जो विज्ञापन भेजा जाता है उसको पेस्ट करता है, कॉपी करता है और उस विज्ञापन को छापता है, जो भी नियम होते हैं सेवा शर्तें होती है उसके अकॉर्डिंग। यानी पदों का वर्गीकरण आरपीसी द्वारा नहीं किया जाता है, केवल संबंधित डिपार्टमेंट की अर्थना के अकॉर्डिंग जो पद आते हैं रोस्टर या रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वही पद विज्ञापन में दिए जाते हैं। तो पदों का वर्गीकरण संबंधित विभाग या कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है, आरपीसी का यह कार्य नहीं होता है। वो सेवाओं का आवंटन आरपीसी का कार्य नहीं है। इसके अलावा नई सेवाओं का सृजन करना सरकार का कार्य है। प्रशिक्षण अवधि का निर्धारण सरकार का कार्य है। प्रोविजन अवधि का निर्धारण सरकार का कार्य है। नियुक्ति के समय पदोन्नति पश्चात क्षेत्रीय वेतन गठन बढ़ाना है, किस प्रकार से बढ़ाना है वो राज्य सरकार का विषय है। कर्मचारियों को जो ट्रांसफर किया जाता है वो राज्य सरकार करती है, ना कि आरपीसी करती है। ठीक है, इसके अलावा कार्यों में विस्तार की शक्ति विधानसभा द्वारा कानून पारित करके आर्टिकल 321 है। यानी कार्यों में विस्तार की शक्ति अगर आरपीसी को देना है तो उसके संबंध में विधानसभा द्वारा कानून पारित किया जाता है। किसके तहत किया जाता है, आर्टिकल 321 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल 321 के तहत किया जाता है। तो विधानसभा द्वारा विधि निर्माण करके आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं जैसा राज्य सरकार उचित समझे। ठीक है, राज्य सरकार को या विधानसभा में कानून बनाकर राज्य सरकार को पूरा पावर होता है कि आरपीसी को अतिरिक्त कार्य भी सौंपा जा सकता है। इस नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के वे, यानी इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, किस मद में होते हैं। तो आर्टिकल 322 में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है, आर्टिकल 322 में राज्य लोक सेवा आयोग के खर्चों या व्यय का उल्लेख किया गया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय एवं सदस्यों कर्मचारियों के वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, राज्य संचित निधि पर भारित होते हैं। यानी जो राज्य संचित निधि होती है उस पर भारित होते हैं, यानी राज्य संचित निधि से इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। आरपीसी के जो मेंबर हुए, उसके अलावा चेयरमैन है, कर्मचारी है, उनके वेतन भत्ते पेंशन राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। कर्मचारी को नियुक्ति के बाद वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यानी जैसे कर्मचारियों की मेंबर की या सदस्यों की मेंबर और चेयरमैन की नियुक्ति कर दी जाती है तो नियुक्ति के पश्चात में उनको जो अलाउंसेज मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, सैलरी मिलती है या पेंशन मिलते हैं, ठीक है, जो भी उनको वित्तीय लाभ मिलता है तो उनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। वार्षिक प्रतिवेदन है, वार्षिक प्रतिवेदन ये ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि वार्षिक प्रतिवेदन किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 323 में दिया गया है। किसमें दिया गया है, आर्टिकल 323 में वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में बता रखा है। तो यूपीएससी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पहले बात कर चुके हैं। आरपीसी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। अगर जेपीसी है यानी दो या दो से अधिक राज्यों की संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो जेपीसी अपना वार्षिक प्रतिवेदन दोनों राज्यों को राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। किसको करता है, अगर जेपीसी है तो वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन देना होगा तो दोनों राज्यों का यानी संबंधित
जो राज्य हैं उनके राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आरपीसी एक स्वायत्त संस्था है, इसके कौन कौन से प्रोविजंस है। संवैधानिक निकाय के बारे में बात करें, यानी एक तरह से संवैधानिक निकाय है, तो अनुच्छेद 315 323 में इसको उल्लेख किया गया है। पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति की जाती है, यानी आरपीसी के जितने भी मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर की जाती है। और कार्यकाल के बारे में बात करें 6 या 5 वर्ष होता है, इनमें से जो भी पहले हो। अध्यक्ष व सदस्यों की निष्पक्ष एवं जटिल निष्कासन प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात की जाती है, यानी अध्यक्ष व सदस्यों को निष्पक्ष एवं जटिल निष्कासन किस प्रकार से किया जाता है, वो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच अगर उनके खिलाफ आती है तो ही उनको पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। और जो निलंबन की प्रोसेस है वो राज्यपाल द्वारा की जा सकती है, राज्यपाल केवल निलंबित कर सकता है, इनको हटा नहीं सकता है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन वो इनको हटा नहीं सकता है, केवल निलंबित कर सकता है। नियुक्ति के पश्चात वेतन भत्ते पेंशन में नकारात्मक या लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे किसी की सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है, तो अगर उसको पुनर्नियुक्त किया जाता है, अगर उसकी 6 या 62 वर्ष जो भी स्थिति है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो वो उसी पद पर उसको पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। आयोग के खर्चे वेतन भत्ते राज्य के संचय निधि पर भारित होते हैं, जैसे कि बात कर चुके हैं। इसके अलावा आयोग के सेवा शर्तों संबंधी नियम राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं अनुच्छेद 318 के तहत। किसके तहत? यानी आयोग के सेवा शक्ति संबंधी नियम राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं, अनुच्छेद 318 के तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, यानी 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो इसमें आरपीसी के हिस्ट्री के बारे में बात कर चुके हैं, और उसकी जो संवैधानिक प्रारूप है, किस प्रकार से कौन से अनुच्छेद के तहत 315 से लेकर 323 के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आरपीसी के नवाचार इनोवेशंस के बारे में बात करेंगे, इसको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, और वर्तमान में जो आपके चेयरमैन हैं, यानी शुरू से लेके, यानी 1 से लेके आपके जो अभी 40 आपके चेयरमैन बन चुके हैं, तो उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। कौन कौन से चेयरमैन हैं, किस सेवा से हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा या अन्य सेवा। इसके अलावा इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा है, और इनके अलावा इनकी क्या क्या विशेषताएं रही है, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे आपका यह चैप्टर आरपीसी का 2-3 वीडियो कंप्लीट होगा, वीडियो कंप्लीट होते ही पिछले जितने भी 10-12 वर्षों में क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में पूछे गए हैं, उनका सोल्यूशन भी इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर उससे करें। ठीक है साथियों, थैंक यू।